हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। और ज्योग्राफी के अभी तक हमने टोटल 5 चैप्टर आपको कवर करा दिए हैं, कंप्लीट करवा दिए हैं। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। आज हम बात करेंगे, 6वीं क्लास है हमारी ये ज्योग्राफी की। एनसीईआरटी क्लास 6 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं, आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6 को, ठीक है। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को हम कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी एनी टाइम वेस्टिंग के चलिए हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी क्लास और सारी चीज़ें विधिवत तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 6 की ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास। ये हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम है, ठीक है। चलिए, हमने अभी तक सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियां, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं वो पढ़ लिया था। आज हम 6वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, ठीक है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, मेजर डोमेन, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, ठीक है। पृथ्वी के मेजर जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं, इनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ समतल हैं। देखो, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर कुछ स्थल का कुछ भाग कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है ना। अभी तो हम जहाँ पर मान लो हम अपनी आंखों से इसलिए नहीं देख पाते, लेकिन जब आप जैसे किसी एरोप्लेन में बैठ कर जब आप ऊपर उड़ते हुए जाएंगे, जब उतनी ऊंचाई से जब आप पृथ्वी को देखेंगे तो आपको ऊंचा नीचा दिखाई देगा, क्योंकि हमारी दृष्टि कितनी ही दूर जाती है, हम उतने छोटे छोटे तो हैं, ज़्यादा भाग को हमारी आंखें नहीं देख पाती। लेकिन जब हम बहुत ऊंचाई से देखते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें, पर्वत भी नज़र आएगा, पठार भी नज़र आएंगे, समतल मैदान भी नज़र आएंगे। तो ऐसा है ना। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे तथा कुछ भाग नीचे हैं, तथा कुछ भाग कैसे हैं, समतल हैं, ठीक है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं, देखो पृथ्वी की सतह पर जितने भी प्रकार के स्थल रूप हैं वो दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं। पहला तो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं वो लगातार मूवमेंट करती रहती हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप स्थलों का निर्माण होता है। दूसरा बाह्य प्रक्रिया है, ये तो आंतरिक प्रक्रिया हो गई। पृथ्वी की आंतरिक जो प्लेटें हैं वो उनके मूवमेंट के चलते, उनके मूवमेंट के कारण जो स्थल रूप बनते हैं, पहली ये हो गई। दूसरी बाह्य प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया में अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा स्थल रूप बनते हैं, है ना। अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा, अपर्दन एवं जो जैसे वायु के द्वारा जो मिट्टी, बालू, पत्थर ये सब काट करके पहाड़ों पर से उड़ा करके जो ले जाती है और वही दूसरी जगह पे जब कहीं पर वो उसको निक्षेपित कर देती है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया कहलाती है। और इसी के परिणाम स्वरूप डिफरेंट विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो बेसिकली ये दो प्रक्रियाओं के द्वारा स्थल रूपों को निर्माण होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। पहला तो यह है कि पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है, ठीक है। पृथ्वी के प्लेट अंदर बहुत सारी, जैसे प्याज नहीं होती हमारी, प्याज को छीलते जाओ तो बहुत सारी प्लेटें निकलती जाती हैं, वैसे ही हमारी पृथ्वी है, ठीक है। प्याज के आकार मतलब तरीके से हमारी पृथ्वी है, इसमें भी बहुत सारी प्लेटें हैं और उनमें मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। तो इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये एक आंतरिक प्रक्रिया है। प्रथम यह आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, जिनके परिणाम स्वरूप बहुत सारे स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो बेसिकली इन्हीं स्थल रूपों के बारे में हमें इन चैप्टर में पढ़ने हैं, इन चैप्टर में पढ़ना है हमको। तो देखो पहाड़ी, इसमें बेसिकली आपको 3 स्थल रूपों के बारे में बताया गया है, ठीक है। पहला आपको पर्वत, पहला स्थल रूप कौन सा है, पर्वत। दूसरा आपको पठार, ठीक है। तीसरा मैदान के बारे में बताया गया है और इनके उपयोग बताए गए हैं, ठीक है। और इनके उपयोग बताए गए हैं, परिभाषा बताए गए हैं और कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। इनके बनने की प्रक्रिया क्या है वो बताई गई है। तो ये हमारा मेजर चीज़ है जिनको हमें फोकस करना है इन चैप्टर में। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बॉक्स में दिए होते हैं एनसीईआरटी के, कि क्या आप जानते हैं पहाड़ी व स्थली भाग है जो आसपास की भूमि से ऊंची होती है।
देखो पहाड़ी जो होती हैं बेसिकली इतना आपको ध्यान में रखना कि आसपास की भूमि से वो ऊंची होती हैं, लेकिन यही ऊंचाई अगर 600 मीटर से ज़्यादा हो जाए, 600 मीटर से अधिक हो जाए, तब हम, और ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी हो तो उसको हम पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको हम पर्वत कहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसी पहाड़ी जिसका ढाल जो है वो खड़ा ढाल हो, ठीक है, खड़ी ढाल वाली पहाड़ी हो और 600 मीटर से ज़्यादा हो, तब वो क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 8000 मीटर से ऊंचे पहाड़, ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम बताएं। तो 8000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम हम आपके, वैसे तो लगभग 18 पर्वत हैं। कितने हैं? लगभग 16 से 18 पर्वत हैं जो 8000 मीटर से ऊंचे हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो मेन है वो आपको ध्यान में रखना है कि एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ये सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कितना ऊंचाई है इसकी? 8848 मीटर। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, बात करें दूसरे की तो K2 जो है इसकी स्थिति यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है ये चीन और नेपाल में है। कहाँ पर है? एवरेस्ट जो है चीन और नेपाल में है, लेकिन जो K2 है, ये K2 है, ये 8611 मीटर ऊंचाई है। 8611 मीटर की ऊंचाई के साथ ये भारत और चीन को, मतलब भारत और चीन के क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है, कंचनजंगा की बात करें तो K2 तो 8611 मीटर है। कंचनजंगा की हम बात करें तो 8586 मीटर, 8586 मीटर की ऊंचाई के साथ साथ ये तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, ये नेपाल और भारत के क्षेत्रों में फैली हुई है। ठीक है, लोत्से की बात करें तो ये है भैया है चीन और नेपाल में। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8516 मीटर है। 8516 मीटर की इसकी ऊंचाई है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि पहाड़ियाँ बहुत ऊंची भी हो सकती हैं, 8000 मीटर। ठीक है, 8848 मीटर सबसे हाईएस्ट जो पीक है माउंट एवरेस्ट की है, ये आपको ध्यान में रखना। देखो ऐसा नहीं है कि पहाड़ियाँ सिर्फ स्थल पर ही पाई जाती हैं, बहुत सारे पर्वत जो हैं वो समुद्र तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पर्वत समुद्र तल में भी पाए जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। देखो जरूरी नहीं, हमने पहाड़ियों की परिभाषा क्या क्या बताई कि आसपास के स्थल से ऊंचे होते हैं और उनका ढाल जो है वो खड़ा ढाल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जैसे एक लोग का डाउट था, उन्होंने कमेंट करा था, उन्होंने ये कहा था कि मतलब कि पहाड़ जो होते हैं वो समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई वाले जो स्थलाकृति होते हैं उनको हम पहाड़ कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र तल से नहीं, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई नहीं नापेंगे हम। ठीक है, समुद्र तल से नहीं, आसपास के जो क्षेत्र हैं उनसे हम ऊंचाई नापेंगे। आसपास का जो स्थल है वहाँ से ऊंचाई मापेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे पर्वत जो समुद्र के अंदर ही हैं, तो अब क्या उनकी ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है, तो उनकी भी तो कुछ ना कुछ ऊंचाई है। तो उनकी ऊंचाई हम कहाँ से नापेंगे? उनके स्थल से नापेंगे, है ना। लेकिन समुद्र तल से जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो समुद्र तल से ही मापी गई है। मतलब जब स्थलीय भूभाग में आकृतियों की बात करेंगे, वो समुद्र तल, है ना, जो समुद्र में एक पर्वत है उसकी ऊंचाई लगभग 10,000 मीटर है। कितनी है? 10,000 मीटर है। लेकिन हमने फर्स्ट नंबर पे किसको रखा है? माउंट एवरेस्ट को ही रखा है। तो स्थलीय भूभाग पर स्थित सबसे बड़ा, जो सबसे ऊंचाई पर जो पर्वत की बात करेंगे तो वो माउंट एवरेस्ट है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, ये कुछ स्थल पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप हैं जिनको हम देखेंगे। ठीक है, जैसे पर्वत, है ना, मैदान हो गया, डेल्टा हो गया, नदी मुहाना हो गया, भितरिका हो गया, प्रायद्वीप हो गया, स्थल संधि, तट, ठीक है, जल संधि या द्वीप, पहाड़ी हो गई, घाटी हो गई, पठार हो गए, पर्वत हो गए, झील हो गए। तो ये सारे के सारे एक ही पिक्चर में सारे स्थल रूप आपको दिखा दिया गया है। ठीक है, एक ही पिक्चर में सारे स्थल रूप आपके सामने रखे गए हैं। ये इंग्लिश में उसी चीज़ को दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि दूसरी प्रक्रिया की। पहली प्रक्रिया हमने आपको क्या बताई थी कि पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं उनमें मूवमेंट होता रहता है, जिनके परिणाम स्वरूप स्थल रूपों का निर्माण होता है। अब हम दूसरी प्रक्रिया, जिसको हम बाह्य प्रक्रिया कहेंगे, स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। ठीक है, स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह से
पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है। भाई कोई पर्वत है, कोई पहाड़ी है, जब वो घिसेगा वो हवा के द्वारा घिस सकता है, ठीक है। जब हवा उस पर लगातार चलती रहेगी तो क्या उसके छोटे छोटे कणों को उड़ा के ले जाती रहेगी, तो वो घिसता रहेगा। उससे नदियां बहेंगी तब भी वो घिसता रहेगा, ठीक है। हिम नदियां बहेंगी, हिमानियां बहेंगे तब भी वो घिसता रहेगा। तो अपर्दन बेसिकली 3 चीज़ों से हो सकता है। पहले तो बर्फ की नदियों, जिसको हम हिमानी कहते हैं, उनसे हो सकता है, वायु से हो सकता है, या फिर नदियों से हो सकता है, ठीक है। तो जब अपर्दन होगा तो क्या होगा? अपर्दन होगा तो सतह नीचे होगी, सिंपल सी बात है। कोई पर्वत है जब घिसेगा तो नीचे होता चला जाएगा, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा ये इनका फिर से निर्माण हो जाता है। निक्षेपण क्या है कि जब नदियाँ धूल कण, पत्थर के टुकड़े, ये सब बहाकर ले जाती हैं और किसी एक जगह पर छोड़ देती हैं, तो जहाँ पर वो छोड़ती हैं वो उसका निक्षेपण है, जहाँ से काट कर ले जाती हैं वो उसका अपर्दन है, ठीक है। बात समझ गए होंगे। जब निक्षेपण करेगा, भाई कोई पदार्थ ले जाकर कहीं रख दोगे तो सिंपल सी बात, वो ऊंचा होता चला जाएगा। तो निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है? इनका फिर से निर्माण हो जाता है। ये 2 प्रक्रियाएं, बहते हुए जल, ठीक है। देखो ये प्रक्रिया होती कैसे है? बहता हुआ जल से हो सकता है, वायु से हो सकता है, तथा बर्फ के द्वारा होता है। ये बर्फ की जो नदियां होती हैं उनके द्वारा भी हो सकता है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं, अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान देखना कि हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों में, पठारों में तथा मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं, तथा मैदानों में क्या कर सकते हैं? वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए। चलिए अब हम बात करेंगे पर्वतों की। किसकी बात करेंगे? पर्वतों की। बेसिकली इसमें आपको 3 ही चीज़ देखना है, पर्वत, पठार और मैदान, और कुछ कंसेप्ट आपको समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? पर्वतों की बात करेंगे, ठीक है। पर्वतों की हम बात करेंगे तो पर्वतों के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पर्वत जो है पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है, ठीक है। पर्वत कैसे होते हैं? इसका शिखर शंकुआकार होता है। पर्वत ऐसे होते हैं, मतलब कि इसका शिखर कैसा होगा? शंकुआकार इसका शिखर होगा, शंकुआकार। जैसे शंकु है ना, शंकु आपने देखा होगा कि शंकु कैसा होता है? इस आकृति का होता है। तो इसका शिखर कैसा होता है? शंकुआकार होता है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। भाई पर्वत ऐसे ही तो होते हैं, तो शिखर इसका देखो छोटा है लेकिन आधार बहुत चौड़ा है ना, आधार बहुत चौड़ा। तो वही बात ये बता रहा है कि पर्वत का शिखर जो होता है वो छोटा होता है तथा आधार बहुत चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्रों से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होती जाएगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे आप पर्वतों पे, आपने देखा होगा कि जब आप पर्वतों पे जाते हैं तो वहाँ पर अपेक्षाकृत बहुत ठंडी या फिर आपको बर्फ जमी हुई भी मिल सकती है वहाँ पे, है ना। जैसे कई बार आप उत्तराखंड वगैरह में जाएं तो आपको क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर मान लो अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं या फिर बिहार वगैरह राज्य वगैरह में हैं, तो आपको यहाँ पर यदि गर्मी महसूस हो रही है, उत्तराखंड में आप पहाड़ों पे चले जाएं तो आपको ठंडक महसूस होगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जैसे ही जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वतों पे हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ भी होती हैं। कुछ पर्वतों पर तो हमेशा बर्फ की नदियाँ ही जमी रहती हैं, जिनको हम हिमानी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित जो मनाकी पर्वत है, ठीक है, हवाई द्वीप, ये जो मनाकी पर्वत है यह सागर की सतह के नीचे स्थित है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्थल मंडल पर ही सब पर्वत होते हैं, ऐसे पर्वत भी हैं जो समुद्र के अंदर, जो महासागरों के अंदर भी हैं, ठीक है। सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। कितनी है? 10,205 मीटर, जो कि एवरेस्ट से भी ऊंची है, ठीक है। एवरेस्ट से भी ऊंची है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना कि मनाकी पर्वत की जो ऊंचाई है वो 10,205 मीटर है। कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं, आप जिन्हें नहीं देख सकते कठोर जलवायु होने के कारण, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना कि कुछ ऐसे भी पर्वत हो सकते हैं जो समुद्र के नीचे हैं, ठीक है। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। देखो पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ही कठोर जलवायु के कारण जो है बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर घर बनाना जो है बहुत कठिन हो जाता है। वहाँ पर यातायात के साधनों का संचालन बहुत कठिन होता है, और वहाँ पे मौसम जो है बहुत
तीव्र गति से मतलब बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं। और वहाँ का देखो, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो मौसम भी क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है। ठीक है, तो ये बात इस वजह से जो है वहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। पर्वतीय क्षेत्रों का धरातल कैसा होगा, खड़ी ढाल वाला होगा, तथा कृषि योग्य भूमि की कमी भी होती है। जब कृषि योग्य भाई समतल मैदान में आप कृषि आसानी से कर सकते हैं, सिंचाई आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब पर्वतीय मैदान में हम जाए, पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की जो समभूमि होती है वो तीव्र ढाल वाली होती है, तो वहाँ पर कृषि कार्य करना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, कृषि कार्य करना भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। यही रीजन है कि वहाँ पर जो है बहुत कम लोग निवास करते हैं। आगे हम बढ़ें तो पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र जो है वो समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं। बहुत से पर्वतीय तंत्र जो होते हैं वो समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो एशिया में है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला जो है वो यूरोप में है, तथा एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय है। तो ये बात भी ध्यान रखना है, हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया में है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में है, तथा एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो दक्षिण अमेरिका में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है यहाँ से। ठीक है, पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। ठीक है, पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे पर्वतों के टाइप्स के, पर्वतों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पर्वतों के प्रकार के बारे में बात करें, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो पहला जो होता है वलित पर्वत होता है, दूसरा भ्रंशोत पर्वत होता है, तीसरा हमारा ज्वालामुखी पर्वत होता है। वलित पर्वत कैसे पर्वत होते हैं, जैसे कि हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताएं तो वलित पर्वत देखो ऐसे पर्वत होते हैं। एक आपको पेज लेना है, एक आपको कोई पेज लेना है। वलित पर्वत हम आपको बना के दिखा रहे हैं। जैसे पेज लीजिए आप, पेज को आप समतल पर रखिए और समतल पर रखिए, जब दोनों हाथों से आप पुश करेंगे तो ये ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे उठ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पेज लिया, आप दोनों तरफ से पुश करेंगे तो ये कैसे, ये ऐसे उठ जाएगा। तो इसी को, ये जो आकृति बनी है ये वलित पर्वत की आकृति बनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ये वलित पर्वत की क्या है, आकृति बनी हुई है। इतनी बात समझ गए। अब आते हैं भ्रंशोत पर्वत पर। अब भ्रंशोत पर्वत की बात करें तो भ्रंशोत पर्वत को समझने के लिए देखो ऐसे, मान लीजिए ये कोई समतल भूमि है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई समतल भूमि है। किसी प्रक्रिया के दौरान यदि इसका कुछ भाग नीचे धंस जाए, है ना, ये ऊर्ध्वाधर धंसे, कैसे धंसे, नीचे ऊर्ध्वाधर धंस जाए, तो जो आकृति का निर्माण होगा उसको हम क्या कहेंगे, भ्रंशोत पर्वत कहेंगे। कैसे, जैसे मान लो इसका, मान लो इतना भाग, इसका इतना भाग जो है टूटकर वो नीचे चला गया, इसका इतना भाग मान लो टूटकर वो नीचे चला गया। ठीक है, टूटकर क्या हुआ, ये नीचे आ गया भाई, और इसका यहाँ से भी ये टूट गया। ठीक है, यहाँ से भी ये टूट गया। ठीक है, तो जो ये वाला पर्वत बनेगा, जो ये वाला ऊपर सिर से उठा पर्वत बनेगा, इसको ही हम क्या कहेंगे, भ्रंशोत पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे, भ्रंशोत पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत कौन से होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखियों के लगातार विस्फोट से होता है। ठीक है, ज्वालामुखियों की वजह से होता है, उनको हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार के पर्वत हो गए, वलित पर्वत हो गए, भ्रंशोत पर्वत हो गए और ज्वालामुखी पर्वत हो गए। आइए एक एक करके हम देखते हैं। हिमालय तथा आल्प्स जो है, हिमालय तथा आल्प्स जो है वलित पर्वत हैं। ध्यान रखिएगा कि नए पर्वत भी हो सकते हैं, पुराने पर्वत भी हो सकते हैं। हिमालय तथा आल्प्स जो हैं वलित पर्वत हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ है। इनकी सतह कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, तथा शिखर शंकुआकार है। वलित पर्वत का शिखर कैसा होता है, जैसे कि अभी हमने आपको पेज से बना के दिखाया, कुछ ऐसे बना था। तो इनका शिखर कैसा होगा, इनका शिखर कैसा होगा, शंकुआकार होगा। ठीक है, इनका शिखर कैसा होगा, शंकुआकार होगा, शंकु के आकार का होगा। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। ध्यान रखिएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व की सबसे पुरानी
वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह पर्वत श्रृंखला क्या हो गई है, घिस गई है। उत्तरी अमेरिका, आपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत। देखो, उत्तरी अमेरिका का जो आपलेशियन पर्वत है तथा रूस का जो यूराल पर्वत है, ये गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये पुराने वलित पर्वत हैं, ये पुराने वलित पर्वत है। तो वह पुराने वलित पर्वत के कुछ उदाहरण आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? भारत का अरावली पर्वत जो है, भारत का अरावली पर्वत जो है, ये सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। तथा उत्तरी अमेरिका का जो आपलेशियन है तथा रूस का जो यूराल पर्वत है, ये भी पुराने वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वलित पर्वत के बारे में यह उदाहरण आप ध्यान रखेंगे। तो वलित पर्वत को इंग्लिश में हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। वलित पर्वत को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिमालय जो है, ये हिमालय है। हिमालय भी कैसा पर्वत है? ये वलित पर्वत है। हिमालय कैसा पर्वत है? ये वलित पर्वत है दोस्तों। अब देखो, निर्माण की प्रक्रिया तो हमने आपको बता ही दी। जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ऊपर उठ जाती हैं, ठीक है। तो उनसे क्या निर्माण होगा? जैसे कोई प्लेट है, उसको पुश कर दिया गया ऐसे, तो क्या बन गया? ये वलित पर्वत बन गया, ठीक है। नीचे वाले को क्या कहेंगे? भूपर्वती कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे। ये वलित पर्वत हो गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको समझाया था, जब बहुत बड़ा भाग टूटकर ऊर्ध्वाधर विस्थापित हो जाता है तो भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। चलिए हम आपको डायग्राम में दिखा दें। देखिए, ये एक आकृति है। तो देखिए, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है, ये टूटकर नीचे धंस गया है। ये टूटकर नीचे धंस गया है। तो ये जो निर्माण हुआ, ये जो निर्माण हुआ, ठीक है, यही क्या कहलाएंगे? यही हमारा भ्रंशोत पर्वत कहलाएगा। भ्रंशोत पर्वत कहलाएंगे। तो ये जो नीचे धंसा हुआ भाग है, ये जो नीचे धंसा हुआ भाग है, इसको हम द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में ग्रेवन कहते हैं। क्या कहेंगे? इंग्लिश में ग्रेवन कहेंगे, हिंदी में इसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। और जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है, उसको हम उत्खंड भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खंड भ्रंश। इंग्लिश में इसको हॉर्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम परिभाषा इसकी बनाएं तो जब बहुत बड़ा भाग टूटकर धंस जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है, तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। तब क्या होता है? भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को हम उत्खंड या फिर हॉस्ट कहते हैं तथा नीचे धंसे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम ग्रेवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेवन। यूरोप की जो राइन घाटी है, यूरोप की जो राइन घाटी तथा वासजेस का पर्वत, इस तरह के पर्वतों तंत्र के उदाहरण, इस तरह के पर्वतीय तंत्र के क्या हैं? उदाहरण। तो भ्रंशोत पर्वत आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ज्वालामुखी पर्वत की। तो ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी की क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो जो है उदाहरण है, आप ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा, ठीक है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का जो फ्यूजियामा है, ये ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। ये ज्वालामुखी पर्वत के क्या हैं? उदाहरण है। चलिए, इसके बाद हम पर्वतों के उपयोग के बारे में देखेंगे। यहाँ से पर्वतों का उपयोग, ठीक है, पर्वतों का क्या उपयोग हो सकता है, क्या लाभ है, ठीक है, उपयोग या फिर क्या लाभ है, उनको हम देखेंगे, ठीक है। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल संग्राहक होते हैं, ठीक है। पर्वत जो होते हैं ये जल संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों के में स्थित हिम नदियों में होता है, ठीक है। बहुत सी नदियों का जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है, वो पर्वतों में स्थित हिम नदियों में से होता है, ठीक है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजलियों के उत्पादन में भी किया जाता है। देखो, जो पर्वत में जो संग्रहित जल होता है, जब वो ऊंचाई से गिरता है, बहुत ऊंचे ढालों वाले से गिरता है, ढाल से गिरता है, तो क्या होता है कि उससे उससे ये होता है कि जब वो तेजी से गति में आ रहा होता है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम पनबिजली का उपयोग करके बिजली का निर्माण कर सकते हैं, विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे कि ज्वालामुखी पर्वत का कुछ डायग्राम दिखाया गया है। ज्वालामुखी पर्वत के पिक्चर है ना। देखिए, ये ज्वालामुखी है, ठीक है। ये ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ज्वालामुखी का भाप, राख एवं बादल बने हुए हैं।
और किनारों पर ये निकलती हुई जो ज्वालामुखी लावा है, ये ज्वालामुखी लावा किनारों पे निकलती है। यही जब जम जाती हैं तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, वॉल्केनिक माउंटेन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी से। तो पर्वत बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब पर्वतों के उपयोग में ही हम आगे देखेंगे। तो नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। नदी घाटियाँ, जैसे नदी घाटियाँ क्या होता है, 2 पर्वतों के बीच की जो समतल भूमि होती है, ये वाली, यही क्या कहलाएगी, घाटी कहलाएगी। ठीक है, नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वत हमें किस प्रकार से लाभ पहुँचाते हैं? जो पर्वतों के बीच की जो क्षेत्र होता है, जो नदी घाटियाँ होती हैं, ठीक है, घाटियाँ होती हैं तथा वेदिकाएं होती हैं, कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं, बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन प्राप्त होता है, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद हो गया, रेजिन हो गया इत्यादि हमें प्राप्त होता है। ठीक है, सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, ठीक है, जैसे पैराग्लाइडिंग हो गया, हैंग ग्लाइडिंग हो गया, रिवर राफ्टिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, ये सभी क्या होते हैं, ये पर्वतों पर खेले जाने वाले खेल हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्वत हमें लाभ पहुंचाते हैं। पर्वतों से हमें बहुत सारी प्रकार के लाभ मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पठार की बात करेंगे। अब हम प्लेट्यूज की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्लेट्यूज, पठार की बात करेंगे। तो पठार बेसिकली क्या होता है? पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। पठार बस आप यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इतना आप लिख लेंगे पठार के बारे में। पठार क्या है? पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है। माउंटेन्स क्या होते हैं? माउंटेन्स जो होते हैं वो उनका आधार चौड़ा होता है, जबकि जो उनका शीर्ष होता है वो शंक्वाकार होता है, संकरा होता है। ठीक है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। जैसे मान लो समतल भूमि पे आप मेज रख दो, तो समतल भूमि की अपेक्षा जो मेज है वो पठार का, अगर हम कंपेयर करें तो वो पठार कहलाएगी। ठीक है, मतलब समतल भूमि से तो थोड़ा ऊंचा होता ही है, लेकिन उसका जो शीर्ष होता है वो सपाट होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहा कि यह इसका ऊपरी भाग जो है मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं, ठीक है, जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठार के ढाल कैसे होते हैं? पठार के ढाल ऐसे बिल्कुल खड़े होते हैं। ठीक है, पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। ठीक है, 4 से 6, जैसे कि सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है। इसकी ऊंचाई लगभग 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। 4000 से लेकर 6000 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कुछ 100 मीटर से लेकर के कुछ मीटर से लेकर कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए पुराने हो सकते हैं। भारत में जो दक्कन का पठार है ये पुराने पठारों में से एक है। ठीक है, भारत में जो दक्कन का पठार है ये पुराने पठारों में से एक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखें, केन्या, तंजानिया, युगांडा तथा पूर्वी अफ्रीकी पठार ठीक है, एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण है। पुराने पठार की ये उदाहरण है, केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी पठार तथा ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार जो है इस प्रकार के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जो अभी हमने आपको बताया, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। 4000 से 6000 मीटर के आसपास है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। पठार में जो है वो खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, खनिजों की प्रचुरता पाई जाती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। जितने भी खनन क्षेत्र आप लगभग पाएंगे वो पठारी क्षेत्र में पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, खनिजों की प्रचुरता होती है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार जो है, अफ्रीका का जो पठार है वो सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार जो है, भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भारत में जो है छोटा नागपुर का जो पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
इंग्लिश में वही सारी चीज़ें यहाँ पर इंग्लिश में दी हुई है। जिनका इंग्लिश मीडियम है एक बार स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं चीज़ों को, और मेन पॉइंट अपने नोट्स में लिखते हुए चलेंगे, जिससे आपको रिवीजन में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? जलप्रपात बेसिकली क्या होते हैं कि जब जल जो है काफ़ी ऊंचाई से, ठीक है, जो भाई देखो ये जो हमारे जो पठार होते हैं काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं। जब नदियाँ इनसे ऊपर से बह रही होती हैं तो जब तीव्र ढाल से जो है नदियाँ नीचे गिरती हैं, नदियाँ जब नीचे गिरती हैं, जल नीचे गिरता है, तो यही क्या होता है? जलप्रपात होता है। ठीक है। मतलब जब तीव्र ढाल वाली पहाड़ी पर से, ठीक है, या पठार पर से जब जल नीचे चट्टानों पे गिरता है तो यही क्या होता है? जलप्रपात होता है। तो पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। ठीक है। यहाँ नदियाँ क्या होती हैं? ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्ण रेखा, छोटा नागपुर के पठार में जो स्वर्ण रेखा नदी है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात जो है, कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो ये दो जलप्रपात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। ठीक है। लावा पठार में जो होता है ये काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे दृश्य वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है। आगे हम बात करें तो मैदानों की अब बात करेंगे। ठीक है। पठारों की हमने बात कर ली। ठीक है। पठारों के हमने पर्वतों की बात करी, पठारों की बात करी, अब हम मैदानों की बात करेंगे। ठीक है। बेसिकली इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना था इस चैप्टर में। मैदानों की बात करें तो मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। ये सामान्यतः, देखो ये ध्यान रखिएगा कि समतल भूमि के बहुत बड़े मैदान भाग होते हैं। ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं हो सकते। मतलब कि जो मैदान होते हैं वो समुद्र तल से 200 मीटर से ज़्यादा ऊंचे नहीं हो सकते हैं। ठीक है। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तारांकित भी हो सकते हैं। उर्मिल तथा तारांकित का मतलब यह है कि कुछ मैदान तो समतल हो सकते हैं, लेकिन कुछ मैदान ऐसे ऊबड़ खाबड़ भी हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनके सहायक नदियों के द्वारा बने होते हैं। ठीक है। अधिकांश जो मैदान होते हैं नदियों तथा उनके सहायक नदियों से जो अपरदित करती है, जो मिट्टी तथा कंकड़ पत्थर ले आते हैं, उन्हीं सबके अपरदन के कारण जहाँ पर वो निक्षेपण करती हैं, जैसे जब पर्वतों का निर्माण होता है तो घाटियाँ बन जाती हैं। उन्हीं पर्वतों पर से जब नदी जो है मिट्टी पत्थर को तोड़ करके उनके कंकड़, उनके मतलब जो भी एक तरीके से जो अपरदित पदार्थ होते हैं, अपरदित पदार्थ उनको लेकर के जब नदी घाटियों में छोड़ती हैं तो एक गड्ढा भरता चला जाता है, जो बहुत बड़ा गड्ढा है वो भरता चला जाता है और एक मैदान का निर्माण हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिकांश मैदान जो है नदियों तथा उनके सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। नदियाँ जो हैं पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वो घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। देखिए, है ना, जो बात हमने अभी आपको बताई कि वे अपरदित पदार्थों को क्या करते हैं, अपने साथ आगे की ओर ले जाते हैं, और अपने साथ ढोए गए अपरदित पदार्थों में क्या होता है, जैसे पत्थर हो गया, बालू हो गया, सिल्ट हो गया, इनको वो क्या करती हैं, घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। इन्हीं निक्षेपण से क्या होता है, निक्षेपित पदार्थों से मैदानों का जो है निर्माण होता है। तो बात समझ में आ गई आपको कि मैदानों का आखिरकार निर्माण कैसे होता है। नदियों तथा हिमानियों के जो निक्षेपण से मैदानों का निर्माण हो जाता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर परिवहन के साधनों का, है ना, अब देखो उपयोग की बात करें या फिर विशेषता की बात करें तो सामान्यतः जो मैदान होते हैं ये बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। ठीक है, बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है।
यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। ठीक है, इसलिए ये मैदान जो होते हैं विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से। ये देखिए, ध्यान रखिएगा ये बात, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि भारत में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यह आपको ध्यान में रखना है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। क्यों जनसंख्या अधिक होती है? क्योंकि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि पाई जाती है, उपजाऊ भूमि पाई जाती है। यहाँ पर परिवहन के साधनों के लिए सुलभ मतलब बहुत आसानी से रोड बनाए जा सकते हैं, मकान बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होती है और यहाँ पर मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल वातावरण भी अच्छा होता है, माहौल भी अच्छा होता है। क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारत में जो गंगा का मैदान है देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब स्थल रूप एवं लोग, देखो जहाँ पर जैसा स्थल रूप होगा वैसे ही वहाँ का निवास होगा, वहाँ के लोग होंगे, उनका रहन सहन वैसा होगा। वही चीज़ों को अब इसके आगे समझाया गया है। ठीक है, स्थल रूप और लोग, लैंड फॉर्म्स एंड पीपुल। ठीक है, इसके बारे में हमें देखना है। तो देखो, स्थल रूपों में विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। जैसा स्थल रूप होगा वैसे ही मानव का जीवन यापन होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन काफ़ी कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों का जो जीवन होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है? सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें से आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। ठीक है, हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पर यह बात समझो कि प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीकों से करते हैं। कैसे गलत तरीकों से करते हैं? भाई देखो, जो उपजाऊ भूमि है वहाँ पर हम घर बनवा दे रहे हैं, फैक्ट्री बनवा दे रहे हैं, है ना। लेकिन जो उपजाऊ भूमि नहीं है, जो उर्वर भूमि नहीं है, वहाँ पर हम कुछ नहीं बना रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जहाँ पर उपजाऊ भूमि है वहाँ पर कृषि का कार्य कीजिए, और जहाँ पर उपजाऊ भूमि नहीं है वहाँ पर घर बनाइए, मकान बनाइए, फैक्ट्री बनाइए। तो ये जो है सही तरीका है भूमि को उपयोग का, लेकिन हम प्रायः ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, ये एक गलत तरीका है। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा कचरा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इन महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी है ना। इसलिए हमें बहुत बुद्धिमत्तापूर्वक सोच समझ कर इसका उपयोग करना चाहिए, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सतत विकास हमारा बना रहे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पृथ्वी को सुरक्षित रखें। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में दिया गया था एनसीईआरटी में, वही चीज़ें है ना। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप थोड़ी चीज़ें जान लीजिए कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, और अच्छे लेवल का तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा कि आपने कितना समझा, कितना पढ़ा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है।
तो एक बार फटाफट से क्वेश्चन के माध्यम से हम रिवीजन कर लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? तो पर्वत हो गया, ठीक है, पठार हो गया और मैदान हो गया। तो ये पृथ्वी के क्या हैं? प्रमुख स्थल रूप हैं, ठीक है। मैदान, मैदान। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है? तो पर्वत एवं पठार में बेसिकली यही अंतर है कि पर्वत पठार जो होते हैं, पठारों का जो ये मेष की तरीके से होते हैं और इनका शीर्ष जो है वो सपाट होता है। इनका शीर्ष क्या होता है? सपाट होता है, समतल होता है। जबकि पर्वत जो होते हैं, पर्वत का शीर्ष जो होता है वो शंकुआकार होता है। कैसा होता है? शंकुआकार होता है। तथा इनका जो आधार होता है वो चौड़ा होता है और शीर्ष संकरा होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो ये इनका अंतर हो जाएगा। तीसरा नंबर हमारा जो प्रश्न है, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो पर्वत बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला पर्वत वलित पर्वत होता है, ठीक है। पहला हमने बताया था आपको वलित पर्वत, फिर भ्रंशोत पर्वत हमने आपको बताया था, भ्रंशोत पर्वत, ठीक है। और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत। तो ये 3 प्रकार के पर्वत हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार से उपयोगी हैं? मनुष्यों के लिए सबसे पहले तो ये जल संग्राहक होते हैं, एक तरीके से जल संग्राहक या नदी संग्राहक होते हैं। बहुत सी नदियाँ पर्वतों से होकर निकलती हैं, जो हिमानी होती हैं उनसे होकर निकलती हैं। दूसरा, मैदानों का निर्माण करने में ये सहायक होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैदानों के निर्माण करने में इसलिए सहायक होती है, जब नदियाँ पहाड़ों को अपरदित करके ले आती हैं निक्षेपण, तो उससे क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। और दूसरा है कि हम बहुत सारे प्रकार के खेल यहाँ पर पर्वतों पे खेल सकते हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग वगैरह हो गया। और पर्वत सैलानियों के लिए भी बहुत आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहता है। तो ये तमाम सारे उपयोग हैं जिनसे हमें मतलब पर्वतों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मनुष्यों के लिए पर्वतों का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो मैदानों का निर्माण अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। अपर्दन एवं निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा, जब जल, वायु या फिर हिम नदी, जल, वायु या फिर हिम नदियाँ, जल, वायु या फिर हिम नदियाँ पहाड़ों को अपर्दित करके निक्षेपण लाती है और घाटियों में निक्षेपण अपर्दित करके निक्षेपण लाती है और घाटियों में अपना निक्षेपण छोड़ देती हैं। तो ऐसे इस प्रकार क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है। इस प्रकार क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं। नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है वो सघन जनसंख्या वाले होते हैं। क्यों? तो देखो भाई, जब मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि सबसे पहले कई रीजन हैं। पहली बात तो यहाँ पर यातायात के साधन सुलभ होते हैं। मैदानी क्षेत्र में क्या होगा? मैदानी क्षेत्र में जो है मैदानी क्षेत्र में क्या होगा? यातायात सुलभ होते हैं, घर बनाना आसान होता है, कृषि योग्य भूमि होती है यहाँ पर। तो इसलिए जब जीवन यापन करने के लिए यहाँ सुख सुविधाएं ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर क्या होता है? जनसंख्या घनत्व जो है वो ज़्यादा होता है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि यहाँ पर जीवन थोड़ा सा, यहाँ की जो जलवायु है थोड़ा सा कठिन होती है, कठोर होती है। यहाँ की कृषि योग्य भूमि कम पाई जाती है, यातायात के साधन यहाँ पर कम सुलभ हो सकते हैं। तो इन तमाम सारी कठिनाइयों के चलते यहाँ की जनसंख्या जो है वो कम होती है, ठीक है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, तो सबसे ज़्यादा भिन्नता इनके ढाल में पाई जाती है, ठीक है। पर्वत क्योंकि ऊंचाई लगभग पर्वतों की समान हो सकती है, बहुत ऊंचे होते हैं और पठार भी ऊंचे होते हैं। लेकिन जो ढाल है, जो ढलान की बात करें तो ढलान इनका अलग अलग होता है। पर्वतों का ढलान जो है थोड़ा सा ऐसे स्लोपदार होता है, जबकि पठारों का जो ढलान होता है वो तीव्र ढाल वाले होते हैं, ठीक है। हिमानी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी पर्वतों में पाई जाती हैं। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? भारत में, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। यांगत्से नदी कहाँ बहती है? तो ये चीन में बहती है। हमने अभी आपको बताया था। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला आल्प्स है, ठीक है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला जो है वो आल्प्स है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है, ये आपको ध्यान में रखना है।
समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को डैश कहते हैं। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को हम मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? मैदान। ठीक है। हिमालय एवं आल्प्स पर्वतों के उदाहरण हैं। हिमालय एवं आल्प्स जो है ये वलित पर्वत के उदाहरण है। कैसे पर्वत के उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत के उदाहरण है। डैश क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। तो पठारी क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में जो है वो खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। डैश पर्वतों का एक क्रम है। तो पर्वत श्रृंखला जो है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला जो है वो पर्वतों का क्या है? एक क्रम है। ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, डैश क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो मैदान जो होते हैं ये कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। ठीक है, मैदान। तो ये बात आप समझ गए होंगे। इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो आज की क्लास बस यही तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी अपना ख्याल रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। ठीक है, लगातार हम क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को जय हिंद।